मैं सबसे पहले तीनों मेहमानों का टीवी 9 के मंच पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना जी, आप दिल्ली से चल करके आए हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो मैं सीधा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आपके नेता के प्रति जो दीवानगी मैं देख रहा हूं, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जनता की अपेक्षा भी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एलजेपीआर लड़े, तो आपकी अपेक्षा क्या है? देखिए, हर एक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता लड़े। जो कार्यकर्ता क्षेत्र में जा कर के लोगों की सेवा करने का वचन देते हैं, वो सरकार में रह करके सेवा करना चाहते हैं, संवैधानिक पद पर जाके। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपेक्षाएं जो हैं, जब बात होगी तो हमारे नेता अपने वो रखेंगे कंसर्न को, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्राइक रेट हमारी पार्टी का रहा है, सम्मानजनक रूप से। नहीं, पर सम्मानजनक क्या है? मैं उनके पास भी जाऊंगा। सम्मानजनक क्या है? देखिए, सम्मानजनक क्या है, आप जहां पर ले जाना चाहते हैं वहां पर मुझे बोलना नहीं है, लेकिन अपनी भावना से हमारे नेता ने जरूर अवगत कराया होगा, या जब बात होगी तो करा देंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसा सम्मानजनक जरूर हो कि हम बिहार को अगर फर्स्ट बनाना चाहते हैं, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं, तो समग्र बिहार में प्रतिनिधित्व भी कर ले। नहीं, पर आपको पिछली बार 28 सीट मिल रहा था, तब आप एनडीए से निकल गए, तो अब सवाल है, तब सम्मानजनक नहीं लगा था 28 सीट, तो अब क्या सम्मानजनक है? जो अरुण भारती जी कहते हैं हमको 40-50 तो चाहिए ही, सम्मानजनक क्या 50 का आंकड़ा है, 40 का आंकड़ा है? बता तो दीजिए टीवी 9 के प्लेटफॉर्म से। पंकज जी, बड़ा स्मार्टली आप इस बात को कछवाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक रेंज दिया है। संख्या नहीं तय हम कर सकते। स्मार्ट लोगों के साथ तो स्मार्ट ही होना पड़ता है ना, नहीं तो हम दिख जाएंगे ना बोंदू। स्मार्ट लोगों के साथ स्मार्ट ही दिखना पड़ता है। अब आप ये बताइए, आपके विरोधी कहते हैं अरे भाई 1 सीट विधानसभा में नहीं है, 50 सीट मांग रहे हैं, तो आप कितने स्मार्ट हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि सही बात है कि मैं बिहार के सरकार में हिस्सा के रूप में नहीं हूं, इसीलिए मैं बराबर अगर कहीं ज़रूरत पड़ता है, कंसर्न होता है, तो उसकी आवाज़ मैं आप जैसे प्लेटफॉर्म पे उठाता हूं, जिस पर आप ही लोग सवाल करते हैं कि गठबंधन में रहते हुए भी ऐसी बातों को क्यों कहते हैं टीवी पे आके। ये कहीं सीट बढ़ाने का दबाव तो नहीं है, लेकिन बात ये नहीं है, चूंकि हम सरकार में नहीं हैं, सिर्फ एनडीए के आकार में हैं बिहार में, इसीलिए हम आपके माध्यम से जनता को भरोसा देते हैं कि अगर एनडीए का पार्ट हम हैं बिहार में, तो आपके मन में जो सवाल है उस सवाल को सरकार तक पहुंचा देते हैं। चलिए, श्याम सुंदर जी हैं, और अगर कहा जाता है तो आप दोनों का आधार वोट बैंक दलित ही जी। अब आप दोनों में चलता रहता है हम 20 कि हम 20। आप भले ही प्लेटफॉर्म पे ना कबूल करें, लेकिन ये तो चलता है। अब ये बताइए, इनका सम्मानजनक सीट क्या है, आपका सम्मानजनक सीट क्या है? या इनसे कम मिला तो आपके लिए वो सम्मानजनक नहीं होगा? जरा इस बारे में भी बता दीजिए। देखिए, इस तरह की बात हमारी पार्टी, हमारे नेता ने कभी नहीं कही, और हमारा कंपटीशन अरे बहुत सारी बात आप प्लेटफॉर्म पे नहीं करते हैं, लेकिन पीछे बहुत ज्यादा कर जाते हैं। नहीं करते हैं। जिन बातों की चर्चा आप लोग अपने कह लिए हिसाब से उसका अर्थ लगा कर करते हैं, दरअसल वो होता नहीं है। हमारा कंपटीशन लोक जनशक्ति पार्टी से दूर दूर तक नहीं है। हम एक सहयोगी गठबंधन में हैं, और हम खास तौर पे हमारे जो नेता हैं, जीतन राम मांझी हो या हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी राजनीति आप देखेंगे तो वो इस तरह की राजनीति पर बिलीव भी नहीं करते हैं। हम तो हमेशा गठबंधन कैसे मजबूत हो, बिहार को कैसे तरक्की मिले, देश कैसे द्रुत गति से जो नरेंद्र मोदी जी के साथ विकास कर रहा है वो उसको और गति मिले, बिहार में कैसे उस जंगल राज की वापसी न हो, और ये जो विकास की रफ्तार, ये जो नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो और कैसे मजबूत हो, हमने उस पर ही काम किया, और हमने हमेशा उसको साबित किया है। चाहे जब भी ज़रूरत पड़ी, 2020 के चुनाव में आपने देखा कि जब ऐसी परिस्थिति आई कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने, देखिए, हमको जो जानकारी है सो बता दे रहे हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आपने बता दी है। हमको जानकारी है कि 14 सीट में आपको भी साथ मिलेगा और 7 राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी मिलेगा।
इतना मिलेगा तो खुश हो जाएंगे आप? ये बता दीजिए। अब इन बातों की चर्चा अभी न भारतीय जनता पार्टी किसी शीर्ष नेतृत्व से हुई है, न जनता दल यू ने कहा है, न हमारे नेता को कुछ पता है। अब मीडिया का सोर्स आपका क्या है ये आप जान सकते हैं। हम बता दे रहे हैं ना, अरे मीडिया को आप ही लोग, आपके संयोजक सर्वोपरि नेता बोल के गए चौथा स्तंभ है, तो आप हमारी बात भी मान लीजिए। 28 सीट इनको और 14 में आप और उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों। चलिए वो समय आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन हमको जो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो भरोसा है, देखिए आप सब लोग कयास लगा रहे थे कि एक सांसद की पार्टी है, उसको कौन सा स्थान मिलेगा केंद्र में, भारत सरकार में। हम जानते थे मांझी जी मंत्री बनेंगे। हम जानते थे मांझी जी मंत्री बनेंगे, चिराग पासवान को चेक करने के लिए मांझी जी का कद बड़ा किया जाएगा। अब देखिए, अगर हमारे बात आप जान लीजिए, अगर हमारे नेता को कुछ मिल गया तो चिराग पासवान को चेक एंड बैलेंस करने के लिए मिल गया। अगर कहीं कोई बात आ गई तो उसमें फिर आप चिराग पासवान जी को ले आएंगे। ये आप लोग मानते ही नहीं हैं कि कोई दलित का नेतृत्व जो पिछले 50 वर्षों से बिहार के राजनीति को एक तरह से कहिए समझने का, परखने का, जानने का और सेवा करने का काम किया। जीतन राम मांझी जी का विश्वसनीयता वो है कि जब नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि अब गद्दी किसी को सौंपनी है तो जीतन राम मांझी उनको नजर आए। नरेंद्र मोदी जी का विश्वास ऐसा है कि जब उनको लगा कि भारत सरकार में उन्होंने कहा, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मांझी जी, जब मांझी जी को वो मंत्रालय मिला तो मांझी जी ने स्वीकार किया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एमएसएमई क्या है। तो मैं जब उनके पास गया तो मैं कुछ कहता, उसके पहले ही उन्होंने कहा कि मांझी जी आपको मैं अपने विजन का विभाग दे रहा हूं। तो जो नरेंद्र मोदी जी का विजन अगर किसी में दिख रहा है तो उनको मांझी जी में दिख रहा है। नीतीश कुमार जी को अपने कुर्सी के बाद अगला कोई उस व्यक्तित्व का व्यक्तित्व दिख रहा है किसी व्यक्ति में तो जीतन राम मांझी जी में दिख रहा है। आप लोग पता नहीं उसको क्यों इस तरह से आंकते हैं कि भाई लोजपा के बराबर ऐसे है तो उसको ऐसे है। यही चीज़ जो मीडिया में खड़ा किया जाता है, यही चीज़ कह लीजिए कि परसेप्शन बनाया जाता है, यही चीज़ जो जनता के बीच में ये कहीं ना कहीं दलितों के साथ नहीं। जो नीतीश जी को दिखा वो 6 महीने के बाद ही दिखना बंद हो गया। 9 महीना करेक्ट करिए, 6 नहीं 9 महीने के बाद ही दिखना बंद हो गया ना। मैं आ रहा हूँ पीयूष जी आपके पास, चूंकि सत्ता की असली चाबी आपके पास है, आप ज्यादा नहीं बोलिएगा, इसलिए मैं जरा इनसे सवाल ज्यादा कर लूं। 28 आप, 7 आप, खुश हैं? देखिए, सीटों पर खुशी हमको अभी कैसे मिल सकती है जब तक इसका बंटवारा नहीं हुआ है। आपके इमेजिनेशन पर मैं कैसे खुश हो सकता हूं? इतना जरूर है। अच्छा चलिए, मेरा इमेजिनेशन है, अगर 28 मिल गया अगर, तो आप एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं इस मंच से कि हम खुश रहेंगे, हमें कोई असंतोष नहीं होगा, इतना तो कह दीजिए। अगर का ही सवाल मान तो रहे कह दीजिए अगर मिला तो हम खुश रहेंगे। तो अगर और मगर में बता दीजिए। अगर और मगर सोचना ही होगा तो फिर मैं आपके वाले कम वाले मगर पे क्यों खुश होकर के बता दूं? हो सकता है कि अगर तो ये बात निकल गई ना कि 28 में नहीं मानेंगे, ये बात आप जान लीजिए। आप सबके सामने टीवी 9 के मंच से बोल रहा हूं कि 28 पे एलजेपीआर खुश नहीं होगी और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, सीटों की संख्या आप बता रहे हैं, लेकिन जब हाइपोथेटिकल सवाल है कि आप इतना पे खुश हो रहे हैं तो खुश होने के लिए कोई कम क्यों करे? इमेजिनेशन ही अगर करना है तो क्यों नहीं हम 50 पर खुश हो सकते हैं? क्यों नहीं 55 पे खुश हो सकते हैं? क्यों नहीं 60 पे खुश हो सकते हैं? संख्या में मैं नहीं बता रहा हूं। मुझे लगता है पीयूष जी इस बात का जवाब देंगे। वो 7 पे बहुत खुश नहीं है, बता रहे हैं हमारे नेता मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मोदी जी का इतना आशीर्वाद है और ये खुश 50-55 से ऊपर पे होना चाहते हैं, तो दोनों को खुश कैसे रखिएगा? पीयूष जी, मैंने हाइपोथेटिकल सवाल का हाइपोथेटिकल जवाब दिया है। खुश होने के लिए काल्पनिक आपने सवाल किया है तो कल्पना में मुझे भी बढ़ने दीजिए। पंकज जी, एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। जितने भी जो एनडीए में मतलब एनडीए में नहीं है, महागठबंधन में विवाद है ना? निश्चित, महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल है। आप देखने का काम करें ना, अभी तक अरे तो आपके बगल में कहते हैं हम 243 सीट पे तैयार हैं। ये तो मोदी डर जाइए, 2020 में जो हुआ फिर ना 25 में हो जाए। पंकज जी, चिराग जी तो मोदी जी जीते ना जीते हरा जरूर देंगे मोदी जी आपको। के हनुमान है। आप एनडीए के स्वरूप को समझने का काम करें। पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनडीए का तात्पर्य ही होता है सशक्त भारत और विकसित बिहार। सशक्त भारत
जिसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और विकसित बिहार जिसका नेतृत्व बिहार के लोकप्रिय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। सशक्त भारत के लिए और वो सशक्त भारत और विकसित बिहार में कदम से कदम मिलाकर के लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी चलने का काम कर रहे हैं, और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चलने का काम कर रहे हैं। चलिए, हमारी मुझे पता था बीजेपी यही बोलेगी, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सशक्त भारत था, है और रहेगा निश्चित। पर सशक्त एनडीए के लिए सशक्त चिराग जी चाहिए, सशक्त मांझी जी चाहिए, और सशक्त चिराग जी और मांझी जी होने के लिए इनके इमेजिनेशन को सुन लीजिए। हम अगर मगर में ही बोल रहे हैं, इनको सुन लीजिए और उनको सुन लीजिए। एक परिवार की तरह है। एनडीए में जितने भी, मैंने पहले कहा, एनडीए में जितने भी घटक दल हैं एक परिवार की तरह रहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर आस्था है, विश्वास है। आप सभी के बयानों को सुनने का काम करें। चिराग पासवान जी ने क्या कहने का काम किया है, उपेंद्र जी ने क्या कहने का काम किया है, अभी आपके इतनी बड़ी मंच पर आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने क्या कहने का काम किया है, कुछ ही देर पहले मैं भी सुन रहा था। उनको भी तो नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन चाहिए ना। देखिए क्या है पंकज जी, वो तो बोल के चले ही गए। गठबंधन में कहीं से कोई विवाद नहीं है। चलिए, कहीं से कोई विवाद, ठीक है, सीट पे कोई विवाद, सीट पे कोई विवाद। चलिए, मुझे लगता है ये विपक्षी पार्टी तक मैसेज पहुंच जाएगा। जी, मन जी, से ही सही, निश्चित, ऊपर से ही प्यार सही, टेबल पर बैठ करके, टेबल पर बैठ अब करके ये बता दीजिए जी, शाहाबाद मगध में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, और मेरी जानकारी में एलजेपीआर की नजर इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ मांझी जी इस क्षेत्र के हैं। तो एनडीए में आप रहते हैं, बने रहते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, मुद्दे क्या रहेंगे, कैसे आप एनडीए को मजबूत करिएगा? देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मांझी जी इसी मगध के क्षेत्र से हैं, तो एनडीए तो और मजबूत होगा। और देखिए, पिछले बार जो राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ बढ़त पाया, उसका मुख्य कारण पर आइए तो हम लोग किसी कारण से अलग चुनाव लड़े। यही तो हम सुनना चाहते थे। और यही पीयूष जी तरीका होता है कहने का कि हमको मनचाही सीट दे दो, नहीं तो पिछला वाला हाल हो जाएगा। ये घुमा के यही कह रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं, अभी मुझे देखिए, आपस में नहीं कहना चाह रहे हैं, आपस ये नहीं कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपस में हम कह रहे हैं कि यही कारण रहा कि अलग लड़े, जिसमें तेजस्वी यादव जी को गलतफहमी हो गई कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो गया। एक्चुअल में तो उनकी हैसियत 20-22 सीट वाली है, लेकिन जब पुनः एक बार हम इस गठबंधन में हैं तो क्यों नहीं 2010 को आप याद करते हैं, एक भी सीट इधर मगध से नहीं मिलना है विपक्ष को, ये आप जान जाइए। और उसी की बढ़त के लिए आप देखिए कि लगातार प्रमंडल वाइज हमारी लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास का कार्यक्रम चल रहा है। गया में भी हुआ, शाहाबाद में भी हुआ, मुजफ्फरपुर में भी हुआ, सारण में भी हुआ, राजगीर में भी हुआ। अब हम इस कड़ी को और आगे बढ़ा कर चलते हैं तो हर एक प्रमंडल में जा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी लगातार संगठन का विस्तार कर रही है। ये हम अपने तो खुद तो 100 पर आप बार बार कहते हैं 243 पे हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या मतलब है इसका? आज तेजस्वी यादव जी भी बोले नहीं, आप तेजस्वी यादव के दोस्त हैं क्या? मतलब पॉलिटिकली हम बता रहे हैं, एनडीए का हिस्सा है ना? एनडीए का हिस्सा है तो 243 से कम भी चुनाव हम लोग 5 दल मिलकर लड़ेंगे क्या? 243 कहने का मतलब यह है कि मुझे जो भी गठबंधन में सीटें मिलेंगी उसको तो मैं जीतूंगा, और बाकी 243 की तैयारियों में अपने सहयोगी मित्रों को भी जितवाने का संकल्प लेता हूं जा करके। ये भी तो मेरा ही दायित्व है ना। पर ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं पर एक प्रमंडल में, 2 प्रमंडल में, 3 प्रमंडल के लिए करूंगा। अगर मेरे नेता में पर खबर तो ये है, अंदरूनी खबर ये है कि आप बीजेपी को धमकाते हैं और अंदर अंदर प्रशांत किशोर से दोस्ती किए हुए, ये बता दीजिए। खबर तो ये है, कहते हैं प्यार तुमसे है पर रात के अंधेरे में गले कहीं और मिल रहे हैं। तो ये सच क्या है, जरा पीयूष जी को बता दीजिए, इस मंच से बता दीजिए बीजेपी को। देखिए आप क्या है, आप जो कहना चाह रहे हैं आप ही लोग चला रहे हैं आजकल की। 1-2 बात अगर मेरे नेता के तारीफ में अगर प्रशांत जी बोल जाते हैं या ये दोनों तो... नहीं, पर आप उनकी शिकायत भी तो नहीं करते हैं, आप भी नहीं करते हैं। आपके विरोध में बीजेपी को रोज पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, पर आप उनके खिलाफ नहीं बोलते। तो ये गलबैया क्या बताता है? उनकी तारीफ को आप
बीजेपी के खिलाफ भय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये झूठ है? बता दीजिए। तारीफ किसको बुरी लगती है? अगर मैं बता रहा हूं कि अगर उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर के विपक्ष की कई पार्टियां, बिना नाम लिए मैं बोलता हूं, जिसको कह रहे हैं क्या तेजस्वी यादव जी की नकल कर रही है ये सरकार। हमारा तो विजन पहले आया था 2019 में, उसी में से निकाल करके अगर ये खुद को अपने को बता रहे हैं कि बिहार के लिए मेरा थॉट है, मेरा विजन है, अगर उसी बिहार को बनाने की बात अगर प्रशांत जी कर रहे हैं उसी विजन के तरफ से, तो ऐसे सभी नेताओं का हम सम्मान करेंगे। बारे में तो बहुत है, 7 सीट मिलेगा, 8 सीट मिलेगा, पर आप वैसे धमकी नहीं देते हैं जैसे ये देते हैं। कहा यह जाता है कि मांझी जी को केंद्रीय मंत्री, संतोष जी को कैबिनेट में मिनिस्ट्री, ये मिलकर के हम पार्टी मस्त है, इसलिए हम पार्टी इधर उधर नहीं जाएगी। पर ये विश्वासमंद नहीं है। आप मानते हैं ये विश्वासमंद है? मेरा एक थोड़ा नहीं, सवाल का जवाब मैं जवाब अपने तरीके से ये पिछली बार भी एनडीए छोड़ चुके हैं। सवाल का जवाब मैं जवाब अपने तरीके से दूं। सवाल आपका अपना है तो सवाल भी आप ही करेंगे, जवाब अगर आप ही तैयार करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। मैं जो कह रहा हूं कि आप जो ये लोग कहते हैं कि कुर्सी का बात है, आप लोगों ने ही कहा कि जीतन राम मांझी जी को कुर्सी मिली मुख्यमंत्री की, वो चला सकते थे, कम से कम 2015 तक तो चला ही सकते थे, लेकिन 9 महीने में ही जब काम करना उन्होंने शुरू किया तो कुर्सी की परवाह नहीं की, जनता की परवाह की। वो लोग जो कहते हैं कि कुर्सी का सवाल है कि संतोष मांझी कुर्सी लेकर के संतुष्ट हैं, तो किसी को ये ध्यान क्यों नहीं आता, आपको भी ध्यान नहीं आता कि वही संतोष मांझी थे जिन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा भी दिया। बताइए पिछले कम से कम 10-12 सालों में कितने लोगों ने इस्तीफा की राजनीति की। आप जब सवाल करते हैं तो भाई विचारों की राजनीति की, तो हम नहीं मानते हैं कि इस देश में संख्या का कोई बहुत बड़ा महत्व है। इस देश में विचार का महत्व है। विचार का महत्व कैसे है कि लोहिया जी को मेरी पूरी बात नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए। पूरी बात नहीं होती तो बात का संदर्भ बदल जाता है और फिर उसका अर्थ बदल करके फिर नैरेटिव कुछ और चलेगा। मैं कह रहा हूं कि लोहिया जी ये इस देश के प्रधानमंत्री रहे क्या, जेपी इस देश के प्रधानमंत्री रहे क्या, ऐसे कई नाम जो कुर्सी के उस ऊंचाई तक नहीं गए, लेकिन ये देश जब तक रहेगा तब तक उनका नाम चलेगा। तो हमारे नेता जो हैं वो संख्या बल की राजनीति, वो कुर्सी की राजनीति, वो अपनी ताकत दिखाने की राजनीति पे भरोसा नहीं करते। हम विश्वास की राजनीति करना चाहते हैं। अलायंस में विश्वास रहे, जनता में विश्वास रहे, कन्फ्यूजन न रहे। दूसरी बात अभी आपने एक सवाल उनसे किया, मगध की बात की। अब मगध के बेटे हैं तो भाई उस सवाल का जवाब हमको भी देना बनता है। मांझी जी, धीरेन्द्र जी ने कहा कि मांझी जी की धरती है, हम तो कहते हैं म से मगध है और म से मांझी है, तो भाई मांझी जी की जवाबदेही बनती है। मैं अभी एक नेता कैसे हम आगे जाएंगे वो बताते हैं, और महागठबंधन कैसे जीरो पर आउट होगा वो बताते हैं। उसका नमूना है, उसका नमूना ये है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव जी के बड़े करीबी हैं, तो वो कुछ आंकड़े गिना रहे थे। मैं बस 10 सेकंड में वो आंकड़ों की बात आपको कर दूंगा। वो कह रहे थे कि टाटा को खड़ा किया नेहरू खानदान ने, 1868 में टाटा बन गया था। वो कैसी बात है, 1947 में देश आजाद हुआ, उसको खड़ा किया नेहरू जी ने। तब 1868 में नेहरू जी की पैदाइश नहीं हुई थी, तब उन्होंने टाटा को खड़ा कर दिया। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा दलित अफसरों की पोस्टिंग कहाँ है इस बिहार के पूरे 1947। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। विकास आयुक्त भी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि लालू राज अगर गरीबों का राज था, अगर दलितों का राज था, तो वो बताएं कि यहाँ का डीजीपी और यहाँ का मुख्य सचिव एक बार कोई 2 दलित रहा है क्या? दोनों कुर्सी पर इसी राज में भी दलित आलोक जी गए और अभी समय की बहुत कमी है। एक बस हम लोग प्रोग्राम 1 घंटे देर से शुरू अंतिम बात कह देते हैं। अंतिम बात, अभी जो थे मंत्री जी सर्वजीत जी, उनकी मैं बड़ी कदर करता हूं। उनके पिताजी की हत्या लालू राज में हुई, नरसंहार तो हुआ ही हुआ, उनकी पिताजी की हत्या इसी मगध में लालू राज में हुई। उसका जवाब न पूछ करके आज उनके साथ गलवैया मिलाए हैं और वो बात करते हैं। और तीसरी बात कि वो नाम गिना रहे थे भगवतिया देवी, तो ये तो वो शायद वो भूल गए कि सारा देना सर्वजीत जी भी हैं। सर्वजीत जी, आपको राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, बेलागंज से चुनाव नहीं लड़ाया। वो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ ताकत है कि आप रहते हैं। पीयूष जी मनचाही सीटें दे दीजिए, नहीं तो फिर वही हाल होगा 2020 का। बस शॉर्ट आंसर 10 सेकंड। देखिए 2025 में फिर से बिहार की जनता ने तय कर लिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को बनाने का।
और इसमें कहीं कोई दो मत, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। पिछले 20 वर्षों में जो एनडीए की सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बिहार में विकास की लकीर खींचने का काम किया है, हर घर तक विकास की रोशनी पहुंचाने का काम किया, उसके मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उसके मुद्दे पर हम जनता के बीच में छोटा सवाल, कब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा तो आप अपनी चुनाव तैयारी शुरू कर दीजिएगा, अपने लोगों को खड़ा कर दीजिएगा, जरा बता दीजिए। देखिए, चुनाव की तैयारी तो लगातार हर एक सीटों पर हो रहा है और इसी को 243 मान करके आप लोग कहीं ना कहीं आपस में हम लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सीटों का शेयरिंग हो जाएगा, प्रत्याशियों का भी घोषणा हो जाएगा। चलिए टीवी 9 के मंच से इन लोगों ने कहा कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, पर डिफरेंसेस तो है। सीटों का बंटवारा होने दीजिए, बहुत कुछ आपको बताएंगे, तब तक इंतजार करिए। कितनी सीटें इन लोगों को मिल रही है, मिलने की संभावना है, ये भी हमने अपने सूत्रों के हिसाब से आपको बताने का प्रयास किया। तो फिलहाल आप तीनों मेहमान आए, एनडीए के लिए जो सबसे बड़ा सवाल महागठबंधन उठाता है, इसलिए मुझे लगा कि एनडीए के दो प्रमुख घटक दल जरूर बैठे और बीच में बीजेपी रहे, जो जवाब इस बात का दे सके कि दरअसल जो आपके बीच का इंटरनल डिफरेंस है वो क्या है। तो टीवी 9 के मंच पर आने के लिए आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया। बहुत बहुत एक बार पुनः आभार आपका पंकज जी। थैंक यू। और टीवी 9 भारत के सभी दर्शकों का भी आभार।